जोहार नमस्कार साथियों। फिर आज आप लोग के बीच हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का क्लास इतिहास का होगा, हिस्ट्री का, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है हड़प्पा सभ्यता। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये टॉपिक जो है आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर दिला सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं। ऐसे टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है। और इसकी खोज कैसे हुई है और यह कितने प्राचीन है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल जो धोलावीरा भारत में स्थित है, और भारत का कौन सा राज्य में है? भारत का गुजरात राज्य में स्थित है। और कौन सा जिला में? कच्छ जिला में स्थित है। तो धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता का पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने जो है 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वन ऑफ द साइट है जिसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण है मैंने उसी को ही शामिल किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा शहर जो है, कौन कौन सा हड़प्पा स्थल और उसकी खोज किसने की थी और वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो यह टॉपिक भी अक्सर बार बार पूछा जाता है। जैसे ये हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ये कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है रावी नदी के किनारे किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थे? 1921 में। ठीक है, उसके बाद आती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। ये जो है बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद धोलावीरा। धोलावीरा के खोजकर्ता कौन है? RS बिष्ट। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बनवाली। बनवाली के खोजकर्ता भी RS बिष्ट है और रंगोई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद लोथल जो है रंगनाथ राव ने खोज की थी, और कहाँ पे है? भगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो है यगदत्त वर्मा, इसके खोज यगदत्त शर्मा होगी दोस्तों, यहाँ वर्मा नहीं होगी, यगदत्त शर्मा ने कहाँ कौन से नदी के किनारे की थी? हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद रंगपुर के खोजकर्ता भी रंगनाथ राव है, और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। इसमें से सबसे अधिक बार पूछे गए हड़प्पा स्थल हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धोलावीरा है। ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि स्लाइड बहुत लंबा है, आज का सेशन भी लंबा होने वाला है।
अभी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसके क्या क्या फैक्ट है, इसमें मतलब क्या सांस्कृतिक कल्चर थी, सामाजिक जीवन कैसी थी, उसका व्यवसाय क्या थी, ठीक है, वो उसका समाज जो है पितृ सत्तात्मक थी कि मातृ सत्तात्मक थी, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छा से क्लियरिटी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी शुरू किया जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद ये जो कैसी सभ्यता थी, ये जो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। एक तो होती है ग्रामीण सभ्यता, एक तो होती है नगरीय सभ्यता। इसमें जो है नगर विकास हुई थी, नगर टाइप से हुई थी, शहरीय सभ्यता थी। बट इसके बाद जो हम लोग करेंगे, एक तो ग्रामीण सभ्यता है, वो क्या है, वैदिक सभ्यता जो क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद इसका काल जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। और ये जो तिथि है हर बुक में अलग अलग देखने को मिल सकती है, तो आप लोग अपना हिसाब से इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें किसी में 2450 से 1750 तक दिया हुआ है, किसी में 2350 से 1750 ईसा पूर्व दिया हुआ। तो मतलब विद्वानों का अपने अपने मत के अनुसार जो है इसमें जो है टाइम जो है वेरी करता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार कालक्रम का निर्धारित किया गया, यानी कि ये काल को कैसे निर्धारित किया गया, वो कौन सी विधि थी, वो रेडियो कार्बन जो विधि है डेटिंग विधि, उससे किया गया था। और ये जो है कौन किया था, अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जिसका नाम है V.F. लिवी, और 1946 में इसने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से इस काल का निर्धारण किया था। और इसमें कैसे पता चलता है कि इसमें कितना पुरानी सभ्यता है, तो उसमें कार्बन की मात्रा को देखकर उसका अनुमान लगाया जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है, वो वस्तुएं जो वो अवशेष जो है उतनी पुरानी मानी जाती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता के और क्या क्या फैक्ट्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं मालूम था। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन जो है लाल रंग के होते थे, परंतु उसमें डिजाइन काला रंग से किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। उसके बाद पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नापतोल में जो है 16 के अनुपात का उपयोग किया जाता था, जैसे 16, 32, 64, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के और तथ्य के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल और सूतकोदा जो है एक बंदरगाह स्थल थे, बंदरगाह शहर थे, जो जहाँ से जहाज़ का इधर उधर आना जाना होता था, यानी कि वो एक बंदरगाह शहर था। उसके बाद सिंधु सभ्यता में गेहूँ और जौ फसल जो है प्रमुख थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे।
और यह प्रमाण कैसे होती है दोस्तों? एक चित्र के माध्यम से, एक मूर्ति के माध्यम से, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे ये तथ्य जो है साबित होते हैं कि धरती को उर्वरता की देवी मानी जाती थी। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि तलवार को वो लोग जानते ही नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद इसका विस्तार क्या था, मतलब कितना था इसका? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 1500 स्थलों पर पाया गया है। उसके बाद यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज आकार का है। ये इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और इसका कुल क्षेत्रफल क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये डेटा भी वेरी करते रहता है, हर बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद उसका विस्तार जो है सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जैसे सबसे उत्तर में कौन सा हड़प्पा स्थल है, ठीक है, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है जो सबसे उत्तर में है, दूसरा सबसे दक्षिण में, मतलब सबसे लास्ट में कौन वाला है। ठीक है, तो उत्तर दिशा में जाए तो मांडा जो है एक शहर है, और कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ये सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है। और सबसे दक्षिणी में क्या है? महाराष्ट्र का दायमाबाद। उसके बाद सबसे पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो है सूत कांगेडोर जो है पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में सूत कांगेडोर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इसको भी बहुत बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। आई होप ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर, बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। लेकिन वहीं अगर हम लोग राखीगढ़ी को लेते हैं, वो भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भारत में राखीगढ़ी है। बट अगर उसको समग्र रूप से लेते हैं, इसको अच्छा से समझिएगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, तो अगर सबको समग्र रूप से अध्ययन करें तो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शहर कौन सी होगी? वो मोहनजोदड़ो होगी। बट अगर हम लोग खाली इसको हटा देते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शहर कौन सी होगी? वो होगी राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो क्या है? जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। उसके मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली, यानी कि जो डांसिंग वाला एक मूर्ति थी वो मिली है। ठीक है, ये और कौन सा मटेरियल से बना हुआ? तो वो कांसा का बना हुआ था, कांस्य का। ठीक है, तो इससे जो है हड़प्पा सभ्यता की कला और संस्कृति जो है
उजागर होते। वे कला में निपुण थे, सांस्कृतिक में निपुण थे, तो इससे ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में एक सबसे बड़ी इमारत क्या थी? वो अनागार थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। अभी आप लोग को क्लियर किए। और सबसे बड़ी इमारत क्या है? अनागार है, बट सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि पूरा जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के सभी स्थलों को शामिल किया जाए तो सबसे बड़ा कौन होगी? वो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। और वहीं अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरों को छोड़ दिया जाए, सिंधु घाटी शहरों को, तो भारत का सबसे बड़ा हो जाएगी राखीगढ़ी। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ जो स्नानागार मिला है, स्विमिंग जो है, नहाने वाला घर जो है, वो 11.8 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, ये इसकी जो है डायमेंशन है। ठीक है, उसकी जो विमाएँ है, आई होप ये भी क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये भी मोहनजोदड़ो का ही एक टॉपिक है। इसमें एक देवता है। देवता कैसे देवता है? तो 3 सींग वाला देवता, जिसका सिर में 3 सींग दिखाया गया है और वो एक पद्मासन मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, तो उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान हैं? एक हाथी है, एक बाघ है, एक गेंडा है। उसके बाद नीचे भैंसा है और पाँव में 2 हिरन है। तो ये कैसे पता चलता है? एक मुहर से। ठीक है, एक मुहर से पता चलता है। उस मुहर में ये सब बनाया गया है और उससे ही पता चलता है। और उसको जो है प्राचीन शिव, पशुपति महादेव बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जानवर की जो चित्र है वो मोहरों से प्राप्त नहीं होते। तो ये सब जानवरों को नाम दिया रहेगा और एक जो नहीं है उसका भी नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण शहर है और इसको जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है 2021 में। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन है? RS बिस्ट। ये क्वेश्चन जो MTS में पूछा जा चुका है। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में। और कौन सा द्वीप में है? वो कादिर द्वीप में स्थित है। उसके बाद धोला का क्या अर्थ होता है? धोला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं। यहाँ थोड़ा छूट गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो धोला का अर्थ है क्या है? सफ़ेद, और वीरा का अर्थ है कुआं। तो सफ़ेद कुआं धोलावीरा का अर्थ हो गया। उसके बाद इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की उत्तम व्यवस्था पाई गई है। यानी कि जल का महत्व इस शहर में काफ़ी ज़्यादा दिया जाता था। इसी के चलते जो है जल का प्रबंधन किया जाता था और उसका संरक्षण भी किया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी कि समग्र अध्ययन में सबसे बड़ा हो जाएगी मोहनजोदड़ो, और खाली भारत का लेंगे तो वो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल हो जाएगी। ठीक है, सामाजिक जीवन।
तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज संभवतः क्या थी, मातृसत्तात्मक थे। और ये कैसे पता चलती है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। वहाँ बहुत सारे जो है स्त्रियों की मूर्ति पाई गई, तो इसके चलते भी हम लोग इस समाज को मातृसत्तात्मक समाज में रख सकते हैं। उसके बाद पुरुष एवं महिला दोनों जो है आभूषण पहनते थे और यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते थे। उसके बाद वे लोग कैसे धार्मिक जीवन बिताते थे उसको भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। धार्मिक जीवन में मातृदेवी की उपासना करते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसके चलते हम लोग उसका समाज को मातृसत्तात्मक में रख सकते हैं। ठीक है। हड़प्पा में पक्की मिट्टी को मूर्ति बहुत ज़्यादा मिली, यानी कि पकी हुई मिट्टी की जो मूर्ति स्त्री की बहुत ज़्यादा मिली हुई है। इससे मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर प्रसिद्ध है, यानी कि पशुपति शिव का मोहर जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस मोहर में ही बहुत सारे जानवरों का चित्र भी अंकित किया गया है। उसके बाद पशुओं में कुबड़ वाला जो बैल है उसकी पूजा होती थी और चिड़िया में एक फाख्ता जो है उसका भी पूजा किया जाता था। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति पूजक थे और वे लोग वृक्ष की पूजा करते थे, इसलिए वहाँ मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। वहाँ मंदिर के जो प्रमाण भी नहीं मिले, साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। तो आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आते हैं इसके और कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे व्यापार के लिए क्या होता थी, वस्तु विनिमय होती थी तब तक, यानी कि ये लोग जो है मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे और लेन देन का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय था। एक हाथ से एक वस्तु दो और दूसरा हाथ से दूसरा वस्तु लो, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो है वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे व्यापार में। सिंधु वासियों का विदेशों से जो है व्यापारिक संबंध था। कहाँ कहाँ से, इराक से था, ईरान से था, बहरीन से था, मिस्र से था। इसका जो है विदेशों से भी मतलब व्यापार होता था। कपास सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया और सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाती है। हड़प्पा लिखी मुख्यतः क्या थी, चित्र लेखात्मक, यानी कि चित्र के माध्यम से जो है वे अपने मन की बात को जो है उजागर करते थे, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे। ठीक है, यानी कि मान लो कोई भी चीज़ जो है जिसका संप्रेषण करना है, ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी तक पहुंचाना है या तो कुछ लिखित करना है, तो वे लोग चित्र लेखात्मक के माध्यम से उसको आगे कैरी करते थे। तो अब तक की उसकी जो लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और ये लिपि जो है कैसे लिखी जाती थी, ये लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाईं से बाईं ऐसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर वहीं एक पैराग्राफ होने से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बट जब अभिलेख में इसका देखते हैं तो जहाँ अभिलेख में तो बहुत सारे पंक्ति होती थी, तो उसका जो लिखने की जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती थी। तो इसमें जो पहली पंक्ति जो क्या हो जाती थी वो दाईं से लिखी जाती है, फिर उसको सेकंड वाला बाईं से। तो इस टाइप से पूरा पैटर्न होती थी लिखने की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो सिंधु सभ्यता का पतन,
सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुई। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी और अचानक से ये गायब कैसे हो गई। ठीक है, अचानक से इसका विनाश कैसे हो गया। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिए हैं। तो वही मत को हम लोग देखते हैं कौन कौन से विद्वान जो है क्या मानते हैं, इसके पतन के पीछे क्या कारण मानते हैं। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे भूकंप, प्राकृतिक आपदा, आर्य का आगमन, विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, अस्थिर नदी तंत्र, बाढ़, ये कारण जो है संभवतः हो सकते हैं। ऐसा कोई भी विद्वान जो है स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं कर पाए कि यही जो है सटीक कारण हो सकते हैं। सबका अलग अलग मत है। सब विद्वानों ने आपस में इतना सारा कारण को शेयर किए हैं सिंधु सभ्यता के पतन के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को लगभग सारी चीज़ बता चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। लगभग इस टॉपिक में जो है सारा चीज़ मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। और वीडियो को आप लोग जो है पूरी देखें ताकि जो है आप लोग को जो है सारा इन्फॉर्मेशन मिले जितना मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।